हमारे आज के सोर्सेज में निखिल कामत के साथ एलन मस्क की एक लंबी बातचीत है। और मैं पहले बता दूं, ये कोई टिपिकल टेक इंटरव्यू नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब इसमें सिर्फ नए प्रोडक्ट्स या फीचर्स की बात नहीं हो रही है। ये बातचीत भविष्य की एक ऐसी तस्वीर दिखाती है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। हाँ, और मस्क के हिसाब से ये बस कुछ ही साल दूर है। सही। ये उन चर्चाओं में से है जिसे सुनने के बाद आप थोड़ी देर चुप बैठकर सोचना चाहते हैं कि दुनिया मतलब जा किधर रही है। हाँ, इसमें टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी और इंसानियत का भविष्य सब कुछ मिला हुआ है। तो हमारा मिशन है इस बातचीत के समंदर में जरा गोता लगाना और वो सबसे बड़े, सबसे चौंकाने वाले आइडियाज निकालना। जो हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। बिल्कुल। तकनीक, समाज और शायद हमारे होने के मतलब पर ही सवाल उठाते हैं। और शुरुआत एक ऐसे दावे से होती है जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। हाँ, बातचीत शुरू होते ही मस्क एक भविष्यवाणी करते हैं। वो कहते हैं 20 साल से भी कम समय में काम करना एक ऑप्शन बन जाएगा। एक ऑप्शन? हाँ, एक शौक की तरह। मतलब अगर आपका मन है तो आप काम करेंगे, नहीं तो नहीं। एक मिनट, काम करना एक हॉबी बन जाएगा, जैसे पेंटिंग करना या गिटार बजाना। एग्जैक्टली। ये सुनने में तो बहुत अजीब है। मतलब अगर कोई काम नहीं करेगा तो समाज चलेगा कैसे? पैसा कहाँ से आएगा? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। तो मस्क का कहना है कि भविष्य में यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई नहीं होगा, नहीं, बल्कि यूनिवर्सल हाई इनकम यानी यूएचआई होगा। हाँ। अब यूबीआई का कॉन्सेप्ट तो फिर भी मतलब कई लोग जानते हैं कि सरकार सबको गुजारे लायक पैसे देगी। सही। लेकिन ये हाई इनकम का क्या मतलब है? क्या सबको सैलरी मिलेगी? नहीं, यहाँ इनकम का मतलब पैसों से है ही नहीं। यूएचआई का मतलब है यूनिवर्सल एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, मस्क का तर्क ये है कि एआई और रोबोटिक्स इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर चीजें और सेवाएं पैदा करेंगे कि दुनिया में कमी या स्कैर्सिटी नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। मतलब जो भी चाहिए वो मिलेगा। आपको जो भी चाहिए, जब भी चाहिए, वो उपलब्ध होगा। खाना, घर, ट्रांसपोर्ट, मनोरंजन, सब कुछ। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इससे इंसान आलसी नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मतलब अगर किसी को कुछ करने की जरूरत ही ना हो तो समाज में प्रेरणा, एम्बिशन, आगे बढ़ने की चाहत वो कहाँ से आएगी? क्या मस्क इस बारे में कुछ कहते हैं? वो सीधे सीधे इसका जवाब तो नहीं देते, लेकिन वो उस स्थिति को सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी? हाँ, सिंगुलैरिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद के समाज का अनुमान लगाना हमारे लिए उतना ही मुश्किल है जितना ब्लैक होल के अंदर झांकना। अच्छा। वो कहते हैं कि हमारे आज के नियम अर्थव्यवस्था के, समाज के शायद उस दुनिया में लागू ही ना हो। मतलब सब कुछ बदल जाएगा? बिल्कुल। ये कंप्यूटर के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जैसा है जिसके बाद पुराने सॉफ्टवेयर बेकार हो जाते हैं। तो शायद तब प्रेरणा का मतलब ही कुछ और हो सकता है। ओके, तो हम एक पूरी तरह से नई दुनिया की बात कर रहे हैं और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? अगर सब कुछ इतनी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है तो चीजों की कीमतों का क्या होगा? यहीं पर एक और मतलब बहुत दिलचस्प आइडिया आता है। क्या? मैसिव डिफ्लेशन यानी भारी अपस्फीति। डिफ्लेशन? मतलब चीजों की कीमतों का गिरना? हाँ, लगातार गिरना। मतलब आज आप जिस फोन के लिए 1 लाख रुपए देते हैं वो शायद अगले साल 50,000 का हो, और उसके अगले साल 10,000 का। बिल्कुल। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चीजें और सेवाएं बनाने की रफ्तार पैसा छापने की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज होगी। रुकिए, चीजों का सस्ता होना तो अच्छी बात है ना, इसमें समस्या क्या है? सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये पूरी अर्थव्यवस्था को उलट पुलट कर सकता है। कैसे? अगर सबको पता हो कि कल चीजें और सस्ती होंगी तो कोई भी आज पैसा खर्च नहीं करना चाहेगा। सब कल का इंतजार करेंगे। हाँ, और इससे इकोनॉमी ठप पड़ सकती है। लेकिन मस्क इसका एक दूसरा पहलू दिखाते हैं। अच्छा। उनके मुताबिक अमेरिका जैसे देशों पर जो खरबों डॉलर का कर्ज है उसे चुकाने का यही एकमात्र तरीका है। वो कैसे? जब हर चीज की कीमत घट रही हो और पैसे की वैल्यू बढ़ रही हो तो वो भारी भरकम कर्ज अपने आप मैनेज हो जाएगा। और ये सब कब तक होने की उम्मीद है? कोई 50-100 साल बाद? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। मतलब? मस्क का मानना है कि ये बदलाव अगले 3 सालों में ही दिखना शुरू हो सकता है। क्या 3 साल में? हाँ, वो कहते हैं कि हम शायद उस मोड़ पर पहुंचने वाले हैं जब दुनिया में चीजों और सेवाओं की ग्रोथ पैसों की सप्लाई की ग्रोथ को पार कर जाएगी। 3 साल, ये कोई दूर का सपना नहीं बल्कि एक बहुत करीबी हकीकत की तरह पेश किया जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भविष्य में काम नहीं है और जरूरत की हर चीज मौजूद है, तो इंसान करेंगे क्या? हम एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे? समाज का ढांचा क्या होगा? सही सवाल है। मुझे लगता है कि यहीं पर मस्क के एक्स यानी पूर्व ट्विटर को लेकर उनके बड़े प्लान की एंट्री होती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
एक्स को लेकर मस्क का विजन सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप तक सीमित नहीं है। तो क्या है? वो इसे मानवता की सामूहिक चेतना या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमैनिटी बनाने का एक जरिया मानते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस? हाँ, उनका लक्ष्य एक ऐसा ग्लोबल टाउन स्क्वायर बनाना है जहां दुनिया के किसी भी कोने में बैठा इंसान किसी दूसरे कोने में बैठे इंसान से बिना किसी रुकावट के बात कर सके। मानवता की सामूहिक चेतना, ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगते हैं। है भी। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, या इसका कोई और गहरा मतलब है? इसका मतलब गहरा है। मास्क इसकी तुलना मानव शरीर से करते हैं। मानव शरीर से? हाँ, हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं यानी सेल से बना है। एक अकेली कोशिका कुछ खास नहीं कर सकती। सही। लेकिन जब खरबों कोशिकाएं एक साथ एक सिस्टम में काम करती हैं, तो वो एक इंसान बनाती हैं जो सोच सकता है, चल सकता है। बिल्कुल। इसी तरह एक अकेला इंसान स्पेसशिप नहीं बना सकता, लेकिन जब हजारों लाखों इंसान बेहतर सूचना प्रवाह के साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो चांद पर भी पहुंच सकते हैं। एग्जैक्टली। मस्क का मानना है कि एक्स जैसा प्लेटफॉर्म अगर सूचना के प्रवाह को बेहतर और तेज बना दे तो पूरी मानवता की सामूहिक बुद्धि और क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये आइडिया तो बहुत दमदार है। लेकिन इसी बातचीत में वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने ट्विटर खरीदा ही इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि वो सैन फ्रांसिस्को में होने की वजह से एक अति वामपंथी यानी हाइपर लेफ्ट विंग विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था। हाँ, ये उन्होंने कहा। उनका लक्ष्य से संतुलित करना था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या एक व्यक्ति को ये तय करना चाहिए कि संतुलित क्या है? क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर प्ले नहीं है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और इस पे काफी बहस भी होती है। मस्क का जो ऑपरेटिंग सिद्धांत है वो ये है कि प्लेटफॉर्म को हर देश के कानून का पालन करना चाहिए। ओके। लेकिन कानून की सीमाओं के अंदर प्लेटफॉर्म को अपनी तरफ से कोई सेंसरशिप या राजनीतिक झुकाव नहीं दिखाना चाहिए। मतलब न्यूट्रल रहना चाहिए। हाँ, वो इसे फ्री स्पीच के ज्यादा करीब मानते हैं, ना कि रीच के। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं जो गैर कानूनी ना हो, लेकिन प्लेटफॉर्म ये तय नहीं करेगा कि आपकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अच्छा, उनका लक्ष्य एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बनाना है। अब वो इसमें कितने सफल होते हैं ये तो समय ही बताएगा। तो हमने एक ऐसे भविष्य की बात की जहां एआई और रोबोट सारा काम कर रहे हैं और एक्स जैसा प्लेटफॉर्म हमारी सोच को जोड़ रहा है। हाँ। लेकिन ये सब क्यों? मतलब इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? हाँ, सिर्फ आराम की जिंदगी या कुछ और? और यहीं से बातचीत फिलॉसफी और आध्यात्मिकता के दायरे में चली जाती है। हाँ, जब उनसे जीवन के अर्थ के बारे में पूछा गया तो मस्क का जवाब टेक्नोलॉजी से हटकर था। कैसा था? उनका दर्शन डगलस एडम्स की मशहूर साइंस फिक्शन किताब हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी से बहुत प्रेरित है। अच्छा, वो जिसमें जवाब 42 है? हाँ, वही। उस किताब में एक सुपर कंप्यूटर सालों की गणना के बाद जीवन, ब्रह्मांड और हर चीज का जवाब देता है 42। लेकिन फिर सबको एहसास होता है कि जवाब तो मिल गया, पर सवाल क्या था ये किसी को नहीं पता। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है। तो मस्क का कहना है कि ब्रह्मांड खुद ही एक जवाब है। एग्जैक्टली। और हमारा काम सही सवाल खोजना है। बिल्कुल। उनका मानना है कि चेतना का विस्तार करने का, ज्ञान बढ़ाने का, मंगल ग्रह पर जाने का, इन सब का असली मकसद यही है कि हम बेहतर और गहरे सवाल पूछना सीखें। जितने ज्यादा सवाल हम पूछेंगे उतना ही हम इस ब्रह्मांड रूपी जवाब को समझ पाएंगे। सही। और बेहतर सवाल पूछने की इसी कोशिश में एक बहुत ही अजीबोगरीब थ्योरी सामने आती है, सिमुलेशन थ्योरी। हाँ, मस्क को लगता है कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि हम सब एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, एक तरह के बहुत एडवांस्ड वीडियो गेम में। हाँ, और वो इसका बहुत सरल सा तर्क देते हैं। कौन सा? वो कहते हैं 50 साल पहले हमारे पास पोंग जैसा गेम था जिसमें 2 डंडियां और एक बॉल होती थी। बिल्कुल बेसिक। आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक 3D गेम्स हैं, हाँ, जिन्हें असलियत से अलग करना मुश्किल होता जा रहा है। सही। अगर टेक्नोलॉजी की तरक्की इसी रफ्तार से चलती रही तो कुछ ही दशकों या सदियों में ऐसे गेम्स बनाना संभव होगा जिन्हें असलियत से बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकेगा। बात तो सही है। तो अगर ऐसा भविष्य में संभव है तो हम ये कैसे मान लें कि हम पहले से ही किसी और सभ्यता के बनाए ऐसे ही किसी सिमुलेशन का हिस्सा नहीं है? ये सोचने में ही दिमाग घूम जाता है। मतलब हमारी पूरी दुनिया, हमारे रिश्ते, हमारी सफलताएं, सब कुछ बस कोड की कुछ लाइनें हैं। लेकिन मस्क इसमें एक और परत जोड़ते हैं जो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि सबसे दिलचस्प परिणाम ही सबसे संभावित परिणाम है। इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि जो भी इस सिमुलेशन को बना रहा है, चाहे वो भविष्य के इंसान हो या कोई एलियन सभ्यता, वो उबाऊ सिमुलेशन को बंद कर देंगे।
ठीक वैसे ही जैसे हम कोई बोरिंग फिल्म या गेम बंद कर देते हैं। अच्छा, फिटेस्ट सिद्धांत की तरह केवल सबसे दिलचस्प सिमुलेशंस ही चलते रहते हैं, उन्हें ही आगे बढ़ाया जाता है। तो आप कह रही हैं कि हमारी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, युद्ध, प्रेम, खोज, ड्रामा, वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। उनके लॉजिक के हिसाब से तो हाँ। हमारी असलियत एक तरह का कॉस्मिक रियलिटी टीवी शो है जिसे सिर्फ इसलिए चलने दिया जा रहा है ताकि बनाने वाले बोर ना हो जाएं। ये ख्याल थोड़ा अजीब और डरावना जरूर है। हाँ, पर ये उनके लॉजिक का एक हिस्सा है। ये विज्ञान से ज्यादा दर्शन की तरह लगता है, लेकिन ये दिखाता है कि वो किस स्तर पर जाकर चीजों के बारे में सोचते हैं। कि हर घटना का एक मतलब है। हाँ, क्योंकि अगर वो मतलब नहीं होता, अगर वो दिलचस्प नहीं होती, तो वो शायद होती ही नहीं। तो चलिए इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने मस्क के एक ऐसे भविष्य के दृष्टिकोण को देखा जहां एआई की वजह से काम वैकल्पिक है। एक्स जैसी तकनीक से एक वैश्विक चेतना जुड़ी हुई है। और हम सब शायद एक जटिल सिमुलेशन का हिस्सा हैं जो सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि वो उबाऊ नहीं है। और अंत में एक विचार जो इन सबको एक साथ बांधता है। मस्क का मानना है कि भविष्य में पैसा अप्रासंगिक हो जाएगा। पैसा ही नहीं रहेगा? नहीं, असली मुद्रा, असली करेंसी ऊर्जा है, एनर्जी। हाँ, हम किसी भी चीज को बनाने के लिए, चाहे वो खाना हो या रॉकेट, ऊर्जा का ही इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। लेकिन अब उस भविष्य की कल्पना कीजिए जहां सौर ऊर्जा इतनी सस्ती और आम हो जाए, शायद एआई से चलने वाले सैटेलाइट्स की वजह से, हाँ। कि ऊर्जा भी लगभग मुफ्त और असीमित हो। वाह, तो काम की जरूरत नहीं, पैसे का कोई मतलब नहीं और ऊर्जा भी अनंत है। ये तो एक यूटोपिया जैसा लगता है। और शायद यही सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। अगर काम वैकल्पिक हो जाए, पैसा खत्म हो जाए और ऊर्जा मुफ्त हो, तो मानवता के लिए मूल्य, प्रगति या सफलता का नया पैमाना क्या होगा? बहुत गहरा सवाल है। हम सुबह उठ के करेंगे क्या? और हम अपनी पहचान कैसे बनाएंगे?